नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए। हम बात करेंगे मुगल वंश की। हालांकि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं आपको यहाँ पर राजपूत काल बताऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि भाई अगर मैं राजपूत काल अभी करा देता हूं तो जो हमारा रिदम बना हुआ है, जिस रिदम से हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो दिल्ली सल्तनत के तुरंत बाद भैया मुगल वंश आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मुगल वंश खत्म कर देता हूं, क्योंकि वो फिर सीक्वेंस बना रहेगा। जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम पढ़ते रहेंगे। अब जैसे ही मुगल वंश खत्म होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना विविध वंशों के बारे में, कुछ उत्तर भारत के वंशों के बारे में। ठीक है। फिर राजपूत काल के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। वो 3 चैप्टर रहेंगे। मराठा हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा, सिख साम्राज्य हो जाएगा। 3 ये हो गए। एक विविध क्लास हम ले लेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिनमें हम चालुक्य पढ़ लेंगे, जिनमें हम पल्लव पढ़ लेंगे, जिसमें हम पाल पढ़ लेंगे, जिसमें राष्ट्रकूट पढ़ लेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग सभी अच्छे से मेहनत करेंगे। तो हम लोग इब्राहिम लोदी तक पढ़ चुके थे और इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। हमें ये पता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो हम लोग यहाँ पर मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग यहाँ पर मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। मुगल वंश। देखिए, मुगल वंश की बात होगी तो आप कहेंगे सर 1526 से लेकर 1858 तक मुगल वंश रहेगा। 1858 तक मुगल वंश रहेगा। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब जो 1858 है, 1858, यहाँ पर क्या हमें 1858 तक ही पढ़ना है? देखिए, हम मुगल वंश पढ़ेंगे 1707 तक, औरंगजेब तक। क्यों? क्योंकि 1707 से लेकर ये सब चला जाएगा आधुनिक इतिहास में। किस में चला जाएगा? ये आधुनिक इतिहास में चला जाएगा। इसलिए हम इसे कहाँ तक पढ़ेंगे मुगल वंश में? तो मुगल वंश में हम केवल पढ़ेंगे 1707 तक। कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग? 1707 तक केवल हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है सर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। कि सर बाबर कौन था, कहाँ से आया था? तो हम सारी चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे कि बाबर बाबर यहाँ पर हम लोग बात करें सर, हिस्ट्री को कैसे याद करें, भूल जाते हैं। एक बच्ची कह रही है सर हिस्ट्री को हम कैसे याद करें, भूल जाते हैं। देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया है कि जैसे आप 2 से 3 बार उसको रीड कर लो, एक बार उसको लिख कर देख लो, क्योंकि हमारा माइंड और मसल्स जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अगर हम केवल माइंड से पढ़ रहे हैं तो केवल हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारे मसल्स काम नहीं कर रहे। जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमारे मसल्स भी काम कर रहे हैं, माइंड भी काम कर रहा है, तो ज्यादा याद हो जाता है, ज्यादा याद हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। ये तुगलक वंश कहाँ से आया? हम यहाँ पर देखिए, मैं मुगल वंश के बारे में बात कर रहा था, मैं मुगल वंश के बारे में बात कर रहा था। और मुगल वंश की मैं बात करूंगा तो ये 1526 से लेकर कब तक रहा है? 1858 तक रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी चर्चा है कि संस्थापक कौन था। संस्थापक कौन था तो आप क्या कहें? चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर बाबर था। बाबर जो है ये कौन सी जाति का था? तो बाबर चगताई वंश का था। बाबर का जो रियल वंश था, बाबर का जो रियल वंश था उसका नाम था चगताई वंश। क्या नाम था जी? चगताई वंश। पीडीएफ अभी मंगा लेते हैं, थोड़ा सा लेट हो गई है। तो हम अभी पढ़ लेंगे, पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, वो लेने गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर इस वंश का संस्थापक कौन था। इस वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था?
आप कहेंगे सर फाउंडर की बात हम लोग करने वाले थे। फाउंडर, आप कहेंगे सर फाउंडर कौन था यहाँ पर? तो संस्थापक जिसका नाम था जी बाबर। क्या नाम था? बाबर। अच्छा, बाबर का रियल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने कब से कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासन किया। बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ क्या है? बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है, हाँ जी, आज मैं वो चश्मा घर पे ही भूल आया, लगा ही नहीं पाया, जल्दी जल्दी में वो मैं घर पे ही भूल आया तो लगा नहीं पाया हूँ। ठीक है, बात कर रहे थे कि सर बाबर का तुर्की भाषा में मतलब होता है बाघ, निडर। कि बाबर का अर्थ क्या है तुर्की भाषा में? ऐसा व्यक्ति जो डरता ना हो, जो निडर हो। कौन हो जी? जो निडर हो, जो डरता ना हो। आई होप आप लोगों ने चीजें लिख ली होंगी। ठीक है जी, हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति, तुर्की भाषा में इसका अर्थ क्या है? आप कहेंगे सर तुर्की भाषा में बताइए। आप कहेंगे सर तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता है भैया, क्या होता है जी? आप कहेंगे निडर। क्या होता है जी? निडर। ठीक है, निडर यानी कि योद्धा। क्या होता है जी? योद्धा, निडर, जो डरता ना हो, जिसमें डर ना हो, जो किसी से भी भय ना खाता हो। ठीक है, जो भयभीत ना होता हो, उसे कहते हैं निडर तुर्की भाषा में। जिसे हम बाघ का तुर्की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे बाघ कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बाघ। चलिए, बाबर जो था ये इसका मूल वंश कौन सा था? मूल वंश, कि बाबर का जो मूल वंश था, जो रियल ओरिजिनल डायनेस्टी थी, इसकी ओरिजिनल डायनेस्टी कौन सी थी? आप कहेंगे सर ओरिजिनल डायनेस्टी कौन से वंश का था? आप कहेंगे सर इसकी ओरिजिनल डायनेस्टी थी, ये चगताई वंश का था। किसका? चगताई वंश। आप कहेंगे सर ये चगताई वंश का था। ठीक है जी, चगताई वंश। कि भैया ये कौन से वंश का था? आप कहेंगे सर ये तो चगताई वंश का था। किसका था? चगताई डायनेस्टी का था। लेकिन फिर हम मुगल क्यों पढ़ रहे हैं कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था? देखिए, जब ये भारत में आया 1526 में, तब बाबर ने क्या किया? तब बाबर ने क्या किया? हाँ जी, बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने पढ़ा है कि 1857 भी है, लेकिन हम 1858 पढ़ लेते हैं। हुआ क्या है? हुआ क्या है कि भैया, हुआ ये कि बाबर की जो माता है वो कुतुब निगार खाना में है, और बाबर के जो पिता हैं उनका नाम है उमर शेख मिर्जा। जो पिता हैं वो तैमूर वंशज है, माता जो है वो मंगोल वंशज हैं। तो तैमूर और मंगोल वंशज यानी कि दोनों के मिश्रण से एक नए वंश का जन्म हुआ, जिसे कहा गया भैया, क्या कहा गया? उसे कहा गया मुगल वंश। क्या कहा गया जी? मुगल वंश। चलिए, हम लोग यहाँ पर पीडीएफ ही लगा लेते हैं। चलिए, पीडीएफ से थोड़ा जल्दी हो जाता है, पीडीएफ से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं बाबर के वंश के बारे में बता रहा था, चलिए वो भी मैं इसमें बता दूंगा। 1526 से 1858 तक है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर का जन्म, अच्छा चलो जन्म पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाने लगा था। जन्म, जन्म है भैया 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ पड़ता है? फरगना पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। आप कहेंगे सर फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अर्थ मैंने बता ही दिया है, बाघ, निडर, जो डरता ना हो, जो डरता ना हो। ठीक है, तो भैया बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है। जन्म 1483 में हुआ है फरगना घाटी में। पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानम है। बाबर के पिता का नाम क्या है भैया? उमर शेख मिर्जा। हम बात करेंगे उन पे भी, इसको पहले जल्दी से थोड़ा सा लिख लीजिए।
थोड़ा सा लिख लीजिए, फास्ट रखते हैं आज स्पीड, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर रख लेते हैं कि सर ये बताइए, हाथ से लिखने वाले बच्चे लिख लेंगे कि मुगल वंश 1526 से लेकर 1858 तक है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 1857 है। संस्थापक कौन था मुगल वंश का? बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर का जन्म 1483 में होता है। कहाँ पर? फरगना घाटी में। कहाँ पर? फरगना घाटी में। और फरगना कहाँ पड़ता है? फरगना घाटी कहाँ पड़ती है? आप कहेंगे सर उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर पड़ती है? वर्तमान उज्बेकिस्तान में। ठीक है जी, वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन, आप कहेंगे सर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर। ठीक है जी, तो ये चीजें भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर बात होगी भैया बाबर की। बाबर के पिता कौन थे? आप कहेंगे सर बाबर के पिता, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना के राजा थे। कौन थे जी? फरगना के राजा। देखो भाई आवाज नहीं आ रही चंदन जी को। हम बात कर रहे हैं कि बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा फरगना का राजा था। कौन था? फरगना का राजा। अब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है 1494 में। जब बाबर के पिता की मृत्यु 1494 में हो गई, उस समय बाबर मात्र 11 साल का था। तो 11 साल की आयु में ही बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा, फरगना का राजा बन गया। क्या बन गया जी? फरगना का राजा बन गया। अब बात करते हैं कि माता कौन है? कुतुब निगार खानम। कौन? कुतुब निगार खानम। बाबर का जो मूल वंश था, जो ओरिजिनल लाइनेंस बोल सकते हैं या इसको डायनेस्टी बोल सकते हैं कि भैया इसकी ओरिजिनल डायनेस्टी कौन सी थी? आप कहेंगे चगताई वंश। कैसे बना चगताई वंश? कि बाबर जो है, बाबर की माता कौन थी? ये मंगोल वंशज थी। ये कौन थी भैया? मंगोल वंशज थी। आप कहेंगे बाबर की माता थी मंगोल वंशज। ठीक है जी। और इसके पिता जो थे, पिता ये थे तैमूर वंशज। पिता कौन थे? तैमूर वंशज। ठीक है जी। तो इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिश्रण से एक नए वंश ने जन्म लिया। एक नए वंश ने जन्म लिया जिसे कहा गया, नया वंश कहा गया मुगल। इन दोनों के मिश्रण से एक नया वंश बन गया मुगल। कौन सा बन गया जी? मुगल। ठीक है, कौन सा वंश बना? मुगल। तो हम कहेंगे बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कहाँ के राजा थे? फरगना के। बाबर के पिता की मृत्यु कब हुई? 1494 में। 1494 में ही बाबर गद्दी पर बैठ गया। बाबर क्या हो जाता है? बाबर गद्दी पर बैठ गया। और जब बाबर गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी मात्र 11 वर्ष। मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। बाबर की माता है कुतुब निगार खानम। बाबर का जो ओरिजिनल वंश था वो था चगताई वंश। कौन सा था? चगताई वंश। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। इसको आप लोगों ने लिख लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन छूट रही है आज। आज जो है मुझे अमेरिका जाना है बाय ट्रेन है। थोड़ा तहजीब सीखो यार, थोड़ा तहजीब सीखो। चलो लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को लिख लिया होगा। आज स्पीड में रखेंगे क्योंकि भैया बहुत समय जा रहा है आपकी क्लास को, तो इसको करना है। इसके बाद फिर पारुल मैम आपको पॉलिटी कराएंगी, वो भी तो पढ़ना है, वो भी तो पढ़ना है भैया। चलो इसको पढ़ लो। अब आप तो भैया वो इमला वाले बच्चे हैं, एक दो बच्चे वो इमला वाले हैं कि वो लिखेंगे पिता। अच्छा, छोटी की मात्रा पा पे छोटी की मात्रा ता, बड़ी की मात्रा आ, पिता। तो ये भैया आप तैयारी कर रहे हो, आप कोई चौथी पांचवी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। अब बात आ जाती है पिता कौन था। बाबर के पिता की बात हो रही है और आपको दो दो मौके मिल रहे हैं। एक बार तो आप पढ़ रहे हो, एक बार आप लिख के पढ़ रहे हो, रिवीजन में कर रहे हो। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। आप कहेंगे सर उमर शेख मिर्जा, ये कौन थे उमर शेख मिर्जा? तो ये भैया फरगना के राजा थे। कहाँ के? फरगना के
शासक थे, फरगना के राजा थे। कौन थे ये? फरगना के राजा। इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु हो जाती है 1494 में, जब बाबर 11 वर्ष का था। माता का नाम क्या है? तो बाबर की माता का नाम है कुतुलुब, कुतुलुब निगार खानम, कुतुलुब निगार खानम। आप कहेंगे सर कुतुलुब निगार खानम। चलिए, इसका मूल वंश कौन सा है? चगताई वंश। कौन सा है जी? चगताई। आप कहेंगे चगताई वंश। क्या नाम है जी इसका? चगताई वंश। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, क्या हो जाएगा? चगताई वंश। चलिए, यहां पर आप लोग लिख चुके होंगे कि भैया बाबर गद्दी पर कब बैठेगा। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, आगे बात करते हैं। ये चीजें आपने लिखी, हम बात करते हैं सर। वंश जो है माता की ओर से मंगोल, ये मैंने लिखवा ही दिया कि माता की ओर से मंगोल, मंगोल नेता चंगेज खां की वंशज थी और पिता भैया तैमूर वंशज था। इसलिए इसके वंश का नाम क्या पड़ गया? इसके वंश का नाम पड़ गया मुगल वंश। बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम था कुतुलुब निगार खानम। बाबर की एक बेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये अगर ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे आप लोगों ने लिख लिया होगा। बाबर की बेटी थी कुतुलुब निगार खानम, जो उसकी माँ है, जो उसकी माँ है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी माँ की ही बहन थी जिससे गुलबदन बेगम ने जन्म लिया। हालांकि हम ऐसे पढ़ेंगे भैया कि बाबर की एक पुत्री थी, बाबर की एक पुत्री, माफी चाहूंगा, बाबर की एक पुत्री थी। हम पहले की कहानी को छोड़ देते हैं, किसकी बहन थी किसकी बीबी थी, इनमें ऐसे ही चलता था। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बाबर की बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। कि हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है? हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी है। किस में? फारसी भाषा में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि गुलबदन बेगम मुगल वंश की पहली महिला है जिसने पुस्तक लिखी। मुगल वंश की प्रथम महिला, की प्रथम महिला, प्रथम महिला जिसने भैया क्या लिखी है? जिसने बुक लिखी है। जिसने क्या लिखी है? बुक लिखी। तो ये चीजें भी आप लोगों को पढ़नी है, ये चीजें भी आप लोगों को पढ़नी है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भैया बाबर की एक बेटी है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने अपने सौतेले भाई हुमायूं नामा, ये कजन था उसका, मतलब रियल ब्रदर नहीं था, ये सौतेला भाई था। ठीक है, तो आप कहेंगे हुमायूं नामा लिखी है। ठीक है, हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में बताया गया। किसके बारे में? हुमायूं नामा के बारे में बताया गया। चलिए, लिख लीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मुगल वंश का जो नामकरण है वो कैसे पड़ा, क्योंकि बाबर की माता कुतुब निगार खानम मंगोल वंशज चंगेज खान की वंशज थी। पिता तैमूर वंशज थे। इन दोनों के मिश्रण से ही एक नए वंश ने जन्म लिया जिसे मुगल वंश कहा गया। मुझे मुगल वंश कहा गया। चलिए, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग लिखते चलिए। ठीक है जी, लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं कि सर जो माता है, माता किसकी ओर से थी? तो माता मंगोल नेता चंगेज खान वंशज थी। कौन थी? चंगेज खां की, चंगेज खां की वंशज थी। और पिता जो थे वो तैमूर वंशज थे। कौन थे जी? तैमूर वंशज थे। ठीक है जी, पिता की ओर से ये तैमूर वंशज था। चलिए, हम बात कर लेते हैं पुत्री कौन थी बाबर की, तो उसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ये कौन सी भाषा में है? ये फारसी भाषा में लिखी गई। किस में? ये फारसी भाषा में लिखी गई है। एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ कि भैया गुलबदन बेगम की बेटी थी जिसने एक पुस्तक लिखी थी, या ऐसे मुगल वंश की पहली महिला जिसने कोई पुस्तक लिखी थी, तो वो हो जाएगी गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखी है। क्या लिखी है जी?
हुमायूंनामा लिखी है। चलिए आगे बात करते हैं, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ? बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ है? बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ? आप कहेंगे सर बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1494 में, मात्र 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? मात्र 11 वर्ष की आयु में। चलिए बहुत बढ़िया कि भैया बाबर 11 वर्ष की आयु में राजा बन जाता है। और ये राजा कहाँ बना था, भारत में या फरगना में? आप कहेंगे सर फरगना में। आप कहेंगे सर फरगना का राजा बना था। बाबर जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने समय सबसे पहले आक्रमण किया था समरकंद पर। कहां पर? समरकंद पर। 1501 में बाबर ने समरकंद पर हमला कर दिया। उसके बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किस पर? काबुल पर कब्जा कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। शुभम जी कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, अभी बहुत टॉपिक हैं। बेटा फास्ट, थोड़ी सी स्पीड मैंने 20 से 25 कर ली, तभी तुरंत 2 बच्चों के मैसेज आ गए कि सर आप क्या ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट रही है। उनको यही तहजीब नहीं है किससे क्या बात करनी है। चलिए हम लोग, इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड पर ही चलता हूँ, नॉर्मल स्पीड पर ही चलता हूँ। चलिए तो हमने पढ़ा कि जब बाबर की मृत्यु हुई, बाबर की मृत्यु हमने पढ़ लिया था 1194 में हो गई थी या 1594 में? आप कहेंगे सर ना तो 1100 ना 1500। क्यों? क्योंकि बाबर का जन्म हुआ था 1483 में और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई थी 1494 में। तो 1494 में ही बाबर गद्दी पर बैठता है। जब बाबर गद्दी पर बैठा तो वो 11 वर्ष का था, एक छोटा सा बच्चा था। क्या था? एक छोटा सा बच्चा था। बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा है, भारत में नहीं। भारत में तो 1526 में आएगा। तो बाबर ने फरगना में शासन स्टार्ट कर दिया और 1501 में बाबर ने सबसे पहले समरकंद पर हमला किया। उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। और जब काबुल पर कब्जा किया तो काबुल पर कब्जा करने की खुशी में 1507 में बाबर ने एक उपाधि धारण कर ली जिसे पादशाह या बादशाह कहा गया। क्या कहा गया? पादशाह कहा गया या बादशाह कहा गया। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि भैया बाबर ने सबसे पहला आक्रमण किस पर किया था? 1501 में समरकंद पर। उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? काबुल पर कब्जा कर लिया। चंदन जी आपके फिर मोबाइल या जिस डिवाइस से आप देख रहे हैं वो खराब है, क्योंकि यहां से सभी को आवाज जा रही है। हम बात करते हैं बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ है। बाबर का राज्याभिषेक हुआ है 1494 में, जब बाबर मात्र 11 वर्ष का था। तो ये कहाँ का? फरगना का राजा बन गया। कहाँ का राजा बना? फरगना का। आप कहेंगे सर ये बाबर कहाँ का राजा बना था 1194 में? फरगना का राजा बना था। आप कहेंगे सर फरगना का राजा बना। क्या बन गया? राजा बन गया। 1501 में बाबर ने समरकंद पर हमला कर दिया। किस पर? बाबर ने किस पर हमला किया था? आप कहेंगे सर समरकंद पर। आप बताना, समरकंद पर हमला कर दिया। पर क्या किया भैया? आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया जी? आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। और 1504 में भैया क्या हो जाता है? यहाँ बाबर ने समरकंद पर हमला किया और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किस पर माय डियर? आप कहेंगे सर काबुल पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? काबुल पर आक्रमण कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। लिख लिए होंगे ये। दो दो टाइम आपको देखने को मिल रहा है तो इतना तो आप लिख ही लेंगे। बाबर की उपाधियों के बारे में बात करेंगे कि भैया बाबर की उपाधियां, बाबर ने बादशाह या पादशाह की उपाधि 1507 में ली थी, जब बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। काबुल पर कब्जा करने की खुशी में बाबर ने 1507 में बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण कर ली। बाबर अब पादशाह के नाम से जाना गया, पादशाह के नाम से जाना गया। लेकिन भारत में पादशाह को बादशाह कहते थे, तो इसे बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह भी कहा जाता है। इसे कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर क्यों कहा गया बाबर को? कलंदर इसलिए कहा गया क्योंकि बाबर जो है उदारता के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसने भैया कलंदर की उपाधि धारण कर ली। किसकी? कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद।
पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो हम कहेंगे भैया बाबर ने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि धारण की, गाजी गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद। देखिए गाजी, यहां पर हम बात करेंगे जी गाजी की, कि गाजी की उपाधि कब धारण की थी? गाजी। तो यहां पर हम बात कर ले रहे हैं, इसको हम गाजी पढ़ने वाले हैं, इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाजी। गाजी, कि भैया गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो आप कहेंगे सर गाजी की उपाधि कब धारण की थी? आप कहेंगे सर गाजी। गाजी यानी कि आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ खानवा, 1527 में जब खानवा का युद्ध, अभी युद्ध तो मैं पढ़ाऊंगा, जब खानवा के युद्ध में भैया, हाँ जी, जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए, उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अनुयायी बाबर किसको मानता था? तो ये सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार को मानता था, जो नक्शबंदी थे। नक्शबंदी सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। कि बाबर अपना गुरु किसे मानता था, किसको फॉलो करता था? बाबर किसका फॉलोअर था? तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का भैया अनुयायी था। किसको मानता था? चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अमित गुप्ता कह रहे हैं सर 21 अप्रैल 1926, इन्होंने 1926 बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, ये 1526 लिखना चाह रहे होंगे। ठीक है जी। समरकंद 1497 में भैया 1501 में जीता है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां पर, लिख लिया आप लोगों ने यहां पर। आगे बात करते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए भैया। हम बात करेंगे सर पादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में, जब काबुल पर कब्जा किया था। कलंदर की उपाधि उदारता के कारण दी गई थी, जब इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद इसने धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। किसको मारने वाला? काफिरों को मारने वाला। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लीजिए आप लोग ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं, उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसने पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह, बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में। ठीक है, काबुल पर हमला करने के बाद। उदारता के कारण इसने कलंदर की उपाधि धारण की। कौन सी? कलंदर। कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इसने भैया गाजी की उपाधि धारण कर ली। किसकी? गाजी की उपाधि धारण कर ली खानवा के युद्ध के बाद। ये किसका भैया अनुयायी था? तो एक नक्शबंदी थे, क्या नाम था जी? नक्शबंदी, जिनका नाम था भैया सूफी, सूफी ख्वाजा, सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह। आप कह सकते हैं भैया कौन थे? आप कहेंगे उबैदुल्लाह अहरार। कौन थे भैया? उबैदुल्लाह अहरार, अहरार। ठीक है जी, तो ये आप लोग लिख सकते हैं अहरार। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से फटाक से लिख लीजिए। बादशाह की उपाधि 1560 में। अरे वाह, 1560 तक जिया था ये। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बाय मिस्टेक इन्होंने 1560 लिख दिया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ पर सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आक्रमण की बात होगी। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहला आक्रमण बाबर ने समरकंद पर कब किया था? तो 1497 में। कब? 1497 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया समरकंद पर शासन कब किया, तो आप कह सकते हैं 1501 में। कब? 1501 में। चलिए हम लोग बात करेंगे बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। जैसे मुवैयान पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को।
कि भैया मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है? बाबर है। द फाउंडर ऑफ मुवैयान स्टाइल ऑफ पोइट्री, तो वो कौन होगा? बाबर हो जाएगा। अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। खत ए बाबरी नामक एक नई शैली किसने चलाई थी? बाबर ने चलाई थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी थी? तो आप कहेंगे तुर्की भाषा में लिखी थी। किसने लिखी थी? तुर्की भाषा में। सर गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण, वो दिल्ली सल्तनत था, वो दिल्ली सल्तनत था। अब हम मुगल वंश पढ़ रहे हैं, अब हम मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी वो बाबर था। वो कौन था जी? वो बाबर था। हम बात करेंगे मुवैयान पद शैली किसने चलाई थी? बाबर ने चलाई थी। अलंकार शास्त्र पर एक किताब बाबर ने किस नाम से लिखी थी? रिसाल ए उसज के नाम से लिखी थी। बाबर ने एक नई शैली प्रारंभ की थी जिसे हम खत ए बाबरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खत ए बाबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी से। दो ही सेंटेंस थे, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। आगे बात करते हैं, मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है? मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है? तो आप कहेंगे सर बाबर है। कौन है? बाबर है। आपसे पूछा जाएगा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए, यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि भैया जल्दी से बताइए कि अलंक शास्त्र पर, या यहां पर हम कहेंगे सर किस पर? पीछे करूं? ओहो, लो लिखो भैया जल्दी से, लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिख लो भैया। दो सेंटेंस लिखने में इतना समय, दो सेंटेंस लिखने में इतना समय तो नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, लिख लिया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलंकार शास्त्र पर बाबर ने रिसाल उस सिरज नामक, रिसाल उस एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया? कौन सी पुस्तक लिखी थी बाबर ने? तो आप कहेंगे भैया बाबर ने रिसाल ए उसज, रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी थी। ए उसज नामक एक पुस्तक लिख दी थी। और एक भैया उसने नई शैली चलाई थी। कौन सी? खत ए बाबरी। आप कहेंगे खत ए बाबरी। खत ए बाबरी नामक जो शैली थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी? आप कहेंगे बाबर के द्वारा एक नई शैली चलाई गई थी, खत ए बाबरी। और रिसाल ए उसज नामक एक किताब भी लिखी थी, एक किताब भी लिख दी थी। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये चीजें भी आप लोगों ने लिख लेनी है। नेक्स्ट आती है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, देखिए मुगल वंश का पहला शासक बना है बाबर। बाबर की अगर बात करूं कि मुगल वंश का पहला शासक बना है बाबर जिसने कोई पुस्तक या अपनी आत्मकथा लिखी। मुगल वंश में दो ही राजा हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक तो बाबर और एक जहांगीर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा से, जिसे तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं। तुर्की भाषा में लिखी है क्योंकि बाबर तुर्की भाषा का पंडित कहा जाता है। कि बाबर की जो आत्मकथा है वो है बाबरनामा। बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? आप कहेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसने सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी, जैसे सिकंदर लोदी ने क्या चलाया था? एक पैमाना चलाया था 30 इंच का। लेकिन बाबर ने क्या किया? गज ए बाबरी, गज ए सिकंदर शाही था जो कि सिकंदर लोदी ने चलाया था, भूमि मैप मापने का, जमीन मापने का। लेकिन यहां पर गज ए बाबरी किसने चलाया था? आप कहेंगे सर किसने चलाया था? चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ये बताइए सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? तो बेटा बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। बाबर के दो महत्वपूर्ण खेल कौन से थे? एक तो गंजीफा था और एक इश्कबाजी। अब इश्कबाजी से ये मत समझ बैठना कि प्यार मोहब्बत था, यहां पर प्यार मोहब्बत था। देखिए गंजीफा का मतलब होता है ताश का खेल, ताश का खेल, ताश का खेल। और इश्कबाजी का मतलब होता है कबूतरों की रेस, कबूतरों
की रेस, कबूतरों की रेस। ठीक है जी। हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताएं कि बाबरनामा ने, अब बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में। किसने? बाबर ने। बाबरनामा है क्या? तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। तो उसे हम कहेंगे भैया आत्मकथा, जो खुद लिखी जाए। जो कोई और लिखता है वो जीवनी होती है, वो उसका परिचय होता है। तो हम बात करेंगे बाबरनामा। बाबर ने तुर्की भाषा में लिख दी। सड़कों को मापने के लिए गज बाबरी चलाया। इसने दो महत्वपूर्ण खेल चलाए थे, गंजीफा और इश्कबाजी। गंजीफा मतलब ताश खेलने वाला एक खेल होता है, और इश्कबाजी होती है कबूतरों की रेस, कबूतरों का एक खेल होता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसने अपनी आत्मकथा, इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, आप कहेंगे सर बाबरनामा के नाम से, भैया बाबरनामा के नाम से तुर्की भाषा में लिख दी। किस में लिख दी? तुर्की भाषा में लिख दी। आप कहेंगे सर तुर्की भाषा में लिखी। सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। किसका? गज ए बाबरी। आप कहेंगे सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। बाबर के दो महत्वपूर्ण खेल थे, गंजीफा, गंजीफा एवं गंजीफा एवं, आप कहेंगे सर गंजीफा एवं इश्कबाजी। कौन सा भैया? इश्कबाजी, इश्कबाजी। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? क्या यहां तक आप लोग सारी चीजें लिख लेंगे? बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। ये सारी चीजों को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से, फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, गेमर जी कह रहे हैं सर पहले समझ नहीं आता था, लेकिन अब पीडीएफ से पढ़ने में, रिवीजन से बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, चलो ऐसे ही पढ़ते रहो। हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर ले रहे हैं कि भैया बाबर ने जैमतीय विधि से, बाबर ने जैमतीय विधि से नूर ए अफगान, नूर ए अफगान जिसे आराम बाग कहते हैं, ये कहाँ पर है? आगरा में। कि भैया आगरा में जो आराम बाग है, ये नूर ए अफगान के नाम से जाना जाता था। इसे जैमतीय विधि के द्वारा बनाया गया। जैमतीय विधि द्वारा बाबर प्लांटेड द गार्डन नूर ए अफगान आराम बाग बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए। बाबर ने भैया चांदी के सिक्के चलाए। बाबर ने जब काबुल को जीता तो भैया प्रत्येक काबुल निवासी को चांदी के सिक्के बांटे थे। ठीक है, सिक्के बांटे थे, और उन सिक्कों को शाहरुख सिक्के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया जी? शाहरुख सिक्के नाम दिया गया। जल्दी से लिख लें कि बाबर ने आराम बाग की स्थापना कहाँ पर की थी? बाबर ने पहले नूर ए अफगान नामक एक बाग लगाया था आगरा में, उसे बाद में आराम बाग कर दिया गया। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से? शाहरुख सिक्के चलाए थे। ये चीजें भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है जी, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए, ये विस्तार ना है तो ये क्या है भैया? देखिए, कभी कभी ना आप लोग बहुत ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, और वही आपका नुकसानदायक है। कोई कहता है कहानी सुनाओ, कोई कहता है विस्तार से बताओ, कोई कहता है डिटेल में जाओ। अरे भैया क्या करना है रे? ना तो डिटेल का ना विस्तार का, क्या करना है जब आपके एग्जाम में आना ही ये सब कुछ है ना? और अब तो एनसीईआरटी से मुगल वंश वैसे भी हट चुका है, तो संभावना इसकी कम ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो पढ़ना ही है। बाबर ने जैमतीय विधि से क्या बनाया था? एक भैया नूर ए अफगान नामक एक बाग लगाया था। नूर ए अफगान, नूर ए अफगान। यहाँ पर हम बात करेंगे नूर ए अफगान की। अब बात करते हैं भैया, बाबर ने शाहरुख चांदी के सिक्के चलाए थे। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर ले रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं।
राजपूत काल में पढ़ाएंगे बेटा, राजपूत जयदीप जी राजपूत काल में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बात आती है बाबर के युद्ध भी हम पढ़ेंगे, अभी मैं केवल जनरल फैक्ट बता रहा हूं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया। आप लोगों ने एक नाम पढ़ रखा होगा कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, लेकिन पाइंदा खां आपको नहीं पता होगा। तो आप कहेंगे सर पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, और इसी फारसी अनुवाद का जो फारसी अनुवाद बाबरनामा है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बेवरीज ने। कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बेवरीज ने किया था। आप लोग ये ध्यान रखना कि बेवरीज के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा, बेवरीज के द्वारा। आज रोहित जी चश्मा मैं घर पे ही भूल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। उस फारसी अनुवाद बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था श्रीमती बेवरीज ने, मिसेस बेवरीज के द्वारा भैया अनुवाद किया गया है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो आप कहेंगे सर पाइंदा खां, पाइंदा खां ने एवं अब्दुल रहीम खान ए खान ने। किसने भैया, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना, ठीक है जी, खान ए खाना। चलिए फारसी अनुवाद बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने बेटा, आप कहेंगे भैया फारसी अनुवाद बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, आप कहेंगे बेवरीज ने। किसने, बेवरीज ने। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि बेवरीज के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब निर्माण कार्य, बाबर के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया था। तो बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था पानीपत हरियाणा में, ठीक है जी। बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था संभल उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। आगरा मस्जिद का निर्माण कराया था आगरा उत्तर प्रदेश में। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया अयोध्या में, कहाँ पर, अयोध्या में, ठीक है जी। अभी तो इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। बाबर के आक्रमण अभी हम पढ़ेंगे, अभी बाबर के आक्रमण भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले तो आप लोग बताएंगे कि बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी, पानीपत में, है ना। पानीपत सोनीपत सुने होंगे। चलिए पानीपत में भैया। नेक्स्ट है जामा मस्जिद कहाँ पर, संभल में। आगरा की मस्जिद आगरा में। बाबरी मस्जिद अयोध्या में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी बेटा, थोड़ी सी मजबूरी है, स्पीड तो थोड़ी सी बढ़ानी ही पड़ेगी, स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी, मजबूरी है। चलिए आप लोग इसको लिख चुके होंगे, जिसने नहीं लिखा है प्लीज़ लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी भैया, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद भैया हैदराबाद में भी है, हर जगह जामा मस्जिद हैं लगभग। लेकिन भैया जगहों के नाम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस ने बनवाई है। संभल में जामा मस्जिद अकबर ने, बाबर ने बनवाई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भैया काबुली बाग मस्जिद भैया बाबर ने कहाँ बनवाई थी, पानीपत में बनवाई थी। कहाँ पर, पानीपत में। आप कहेंगे सर पानीपत में। जामा मस्जिद कहाँ पर है भैया, जामा मस्जिद संभल में। कहाँ पर, संभल में है। चलिए आगे बात करते हैं, आगरा की मस्जिद भैया कहाँ पर है, आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में। और भैया बाबरी मस्जिद कहाँ पर है, अयोध्या में। कहाँ, अयोध्या में। चलिए ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बच जाता है इसके आक्रमण, तो बाबर के आक्रमण में कल कराऊंगा, इतना आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि एक बार में इतना ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको आप लोग बस रिवाइज करना, एक बार ज़रूर इनको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, और मैं विश्वास दिला दूं कि रिवीजन मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है जी। 12 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।